गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड बायोलॉजी और इसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। क्या क्या फंक्शन होते हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स protein molecules perform a variety of functions in the organism according to which they are classified and named. Common amongst them are, बहुत सारे काम होते हैं इसके, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण होते हैं, कॉमन होते हैं, जनरली जो सबसे ज्यादा लोग जानते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का मतलब है हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे हम जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है फेफड़ों तक, उस फेफड़ों तक जो ऑक्सीजन है उसको हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो उसको बोलते हैं एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसी के अलावा हमारे शरीर में अलग अलग जगह पर बहुत सारे हार्मोन बनते हैं। जैसे गले में थायराइड ग्लैंड है, उससे जो हार्मोन बनता है थायरोक्सिन, वो शरीर के कई हिस्सों में काम में आता है। उसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा हमारे तंत्रिका तंत्र को जो संदेश दिए जाते हैं वो भी हार्मोन के जरिए दिए जाते हैं, तो वो भी हमारे इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के द्वारा ही सेंड किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे शरीर में जैसे क्या बोले, एक तरह से बहुत सारे ग्लैंड होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर नीचे की ओर बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, उनसे बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, खासकर हार्मोन। और हार्मोन आप जानते हो किसके बने होते हैं? हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न्यूमरस प्रोटीन डायरेक्टली हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स एंड आर थस कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। दीज आर ट्रांस मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स एंड आर स्पेसिफिक फॉर द कंपाउंड मॉलिक्यूल आयन दे ट्रांसपोर्ट। थ्री सच प्रोटीन्स आर, यहाँ पर हम तीन के बारे में बात करेंगे। देखिए ये प्रोटीन क्या होती हैं, ये जो मेम्ब्रेन है उसको सीधे पार कर जाती हैं। ये मतलब इतनी हल्की होती है साइज में कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको सीधे सीधे पार कर जाती है, उनसे छनते हुए निकल जाती है एक तरह से, मान लीजिए। तो यहाँ पर तो सबसे पहला काम है इनका, जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है उसका, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का यहाँ पर तीन काम है। सबसे पहले है एटीपी पावर पंप्स, ठीक है, जिसको हम एटी फेज बोलते हैं। देखो एटीपी क्या होता है हमारे शरीर में, देखिए दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स अगेंस्ट केमिकल कंस्ट्रक्शन ग्रेडियंट। सिंस द प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल इज hydrolyzed ADP and phosphate ion accompanied by energy released, which is utilized for the sake of transportation across the membranes. The transportation process is therefore referred to as active transport, and the molecule involved, that is ATP phase, are called ATP powered pumps. They help in movement of sodium ion and पोटेशियम अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो देखिए यहाँ पर इनका काम होता है पंपिंग का, ठीक है। ये जो एटीपी पावर्ड पंप होते हैं इनका काम पंपिंग का होता है। इसका मतलब है कि जो प्रोटीन एक तरह से ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, ये पंप करने का काम करते हैं। तो आप जानते हो कि पंप का क्या काम होता है, एक लोअर हेड से हायर हेड पर फ्लूइड को डिस्चार्ज करने का काम होता है, ठीक है। तो थ्री टाइप्स ऑफ एटीपी फेज आर नोन एज, यहाँ पर तीन टाइप के जाने गए हैं। कौन कौन से हैं? पी टाइप, सबसे पहले पी टाइप है। दीज एटीपी फेज अंडरगो रिवर्सिबल फॉस्फोरिलेशन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन। दे हैव सीक्वेंस होमोलॉजी नियर एस्पायरेशन residue that undergoes phosphorylation. Sodium ion and potassium ion are co-transport by p-type या ATP phase and
दी प्रोसेस कैन बी ब्रीफली डिस्कस्ड एज फॉलोज। तो यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं, 4 पॉइंट, इन पॉइंट के आधार पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले दी प्रोटीन एटीफेज हैज एफिनिटी टू सोडियम आयन एंड बाइंड्स टू 3 सोडियम फ्रॉम इनसाइड द सेल ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। तो देखिए यहाँ पर क्या करता है, जो सोडियम आयन है ये क्या करता है, उस प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद में ये जब सेल मेम्ब्रेन के पास में जाता है तो ये सबसे पहले इसके अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है बाकी की तुलना में। और जैसे ये एंटर करता है ये फिर खींचना शुरू कर देता है, क्योंकि इसका एक सिरा सेल के अंदर के पार्ट से जुड़ जाता है और बाकी का तो बाकी प्रोटीन से जुड़ा ही होता है, तो उसको ये बाहर की ओर खींचने लगता है, अंदर की ओर खींचने लगता है, जिसकी वजह से ये अंदर एंटर कर जाता है। दूसरा, एटीफेज आल्सो बाइंड्स विद एटीपी, गेट्स इट्स हाइड्रोलाइज्ड liberating energy and the protein gets phosphorylated। तो यहाँ पर क्या करता है, ये वहाँ पर अंदर फॉस्फोरिलेशन प्रक्रिया करता है, मतलब अंदर जाकर जुड़ जाता है और फिर वहाँ पर खींचने की कोशिश करता है, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है, जिसकी वजह से। और लास्ट द कन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन दैट इज एटीफेज चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ फॉस्फोरिलेशन कॉजिंग रिलीज ऑफ सोडियम आयन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पर जब फॉस्फोरिलेशन प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद में सबसे पहले भी यही निकलता है बाहर, और निकलने के बाद में ये अपनी जो प्रेजेंस है वो सेल मेम्ब्रेन्स के बाहर दिखाता है, मतलब बाहर आने के बाद में ये फिर से जो प्रोटीन है उसको खींचने की कोशिश करता है, मतलब अंदर जो फॉस्फोरिलेशन प्रक्रिया है उसको अंजाम देता है। नेक्स्ट बात करते हैं 2K+ आयन, मतलब 2 पोटेशियम आयन ऑन द आउटर बाइंड on the extracellular या outer membrane side part of the protein, after which the enzyme ATPase gets dephosphorylated releasing the potassium ion on the inner side of the membranes। तो जैसे ये अंदर जाता है वैसे ये बाहर भी आता है, बाहर भी एक फॉस्फोरिलेशन प्रक्रिया करता है, मतलब अंदर फॉस्फेट के साथ में क्या करता है, जुड़ता है, अंदर ही फॉस्फेट होता है और बाहर भी फॉस्फेट होता है, तो फॉस्फेट के साथ में जुड़ता है और खुद को खींचता है, और जैसे ही खींचता है ये अंदर या बाहर आसानी से आ जा सकता है। तो इसके साथ में प्रोटीन जुड़ी होती है, वो प्रोटीन इसके साथ में आसानी से अंदर या बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अंदर आने या जाने के बाद में जो प्रोटीन है वो अपना काम करती है और उसके साथ में ये फिर अंदर बाहर आसानी से आ जा सकते हैं। तो ये तो हो गया पी टाइप का। नेक्स्ट बात करेंगे वी टाइप की। तो वी टाइप में देखिए क्या होता है, दी एटीफेज आर रिस्पॉन्सिबल टू acidifying intercellular composition in many organisms by pumping protein cell into the cell. They do not undergo cyclic phosphorylation and dephosphorylation. The exact mechanism of their function is not known। तो यहाँ पर बी टाइप जो प्रोटीन होता है इसका काम सिर्फ ये होता है कि ये जो एसिडिफिकेशन करने का काम करता है, मतलब ये जो सेल के अंदर का जो कुछ पोर्शन होता है जो इस प्रोटीन से रिएक्शन करता है, उस मीडियम को यहाँ पर एसिडिक करने का काम करता है, ठीक है। और जैसे ही वो रिएक्शन खत्म होती है वो ऑटोमेटिकली एसिडिक से फिर से वो एल्कलाइन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे की, एफ टाइप की। द कैटलाइज्ड रिवर्सिबल प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट accompanied by ATPase synthesis from ADP and phosphate group, thus they are also called ATP synthesis। तो यहाँ पर ये काम करता है एफ टाइप का एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन का, जहां पर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि एसिडिक करने का काम करता है, तो उस एसिडिक को ये फिर एल्कलाइन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई है ना, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें लगातार एक साइड में फिर उसका अपोजिट फिर सीधे फिर अपोजिट, तो इस तरह से ये रिएक्शन चलती रहती है। तो यहाँ पर वी और एफ का दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप की प्रोटीन। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की प्रोटीन की, तो वो होगा हमारा चैनल प्रोटीन। तो देखिए चैनल प्रोटीन का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चैनल बनाने का काम करता है, जिसके अंदर बहुत सारे फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह आराम से ट्रांसपोर्ट हो सके। तो चैनल क्या होता है, एक तरह से रोड होता है, रोड क्या एक तरह से हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशी होती है उनको बनाने का काम करता है ये वाला प्रोटीन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, दीज प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक आयंस इन अकॉर्डेंस टू दी chemical or electrical potential they from a protein lined passage or channel across the membranes through
which a number of molecular ions move simultaneously therefore are called channel proteins। तो यहाँ पर ये बिना किसी रुकावट के लगातार आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। The channels remain closed normally, they open and become operative in response to certain hormones or signals and facilitate transport। तो यहाँ पर कुछ सर्टेन हार्मोन की वजह से ये खुलती है, नहीं तो ये ज़्यादातर बंद ही रहती हैं। तो ये जो चैनल्स होते हैं इनको बनाने का काम करता है ये चैनल प्रोटीन। ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं ट्रांसपोर्टर्स। पहली बात की हमने ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, दूसरा होता है केमिकल प्रोटीन और तीसरा ट्रांसपोर्टर्स। ऐसे प्रोटीन जो ट्रांसपोर्टर्स का काम करते हैं। ठीक है, देखो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का मतलब क्या होता है कि वो अपने साथ जुड़ा के और ले जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स का मतलब है कि ये सिर्फ भेजने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है, बस खुद नहीं जाता, बस वहां से चालू कर देता है और उसके बाद दूसरी जगह पर रिसीव कर लेता है, ये काम होता है इसका। तो यहाँ पर देखिए, दे बाइंड टू वन और फ्यू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम एंड अंडरगो कन्फॉर्मेशनल changes to regulate the transport process. They generally do not require ATP as the transport is along the concentration gradient. Two types of transporters are known as, तो दो तरह के होते हैं। पहला यूनिपोर्टर्स। यूनिपोर्ट्स क्या होता है? ट्रांसपोर्ट वन मॉलिक्यूल एट ए टाइम अलोंग केमिकल ग्रेडियंट। तो किसी केमिकल ग्रेडियंट के साथ में एक ही केमिकल के साथ में ये जुड़ता है। ठीक है, मतलब जोड़ देता है, खुद नहीं जुड़ता, जोड़ देता है। दूसरी बात करते हैं को ट्रांसपोर्टर्स की। इसमें एक साथ एक से ज्यादा मॉलिक्यूल एक साथ में जुड़ सकते हैं, किसी एक मॉलिक्यूल से एक से ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एक साथ में कई दूसरे केमिकल को लेकर जा सकता है। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, चौथा पॉइंट, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। देखा जाए तो इसको पहले ही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का भाग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका काम बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर इसको अलग से रख दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके अंदर आरसीबी पाया जाता है, और आरसीबी रिएक्शन करता है इस प्रोटीन के साथ में। ठीक है, नहीं खुद प्रोटीन होता है तो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करता है। वहां पर रिएक्शन करने के बाद में ये जो एक तरह से जो ट्रांसपोर्टर्स प्रोटीन होते हैं इनकी हेल्प लेकर ये पहुंचता है हर एक सेल मेम्ब्रेन पर। हर एक सेल मेम्ब्रेन में जाकर वहां पर रिएक्शन होती है, कार्बोनाइजेशन डिकार्बोनाइजेशन रिएक्शन होती है। तो वहां पर क्या होता है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, तो वहां से कार्बन जो मुक्त कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है, हाँ, और जुड़ने के बाद वहां से कार्बन को रिसीव करता है और फिर से हीमोग्लोबिन के साथ में फिर से चल देता है। तो ये जाता है और कार्बन को कंज्यूम करता है और फिर लेके आता है। तो एक तरह से ट्रांसपोर्टर का काम हो गया। ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ऑक्सीजन का काम हमारे शरीर में मेनली दो होते हैं। पहला काम तो होता है हमारे शरीर के अंदर एनर्जी सप्लाई करने का, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी एक तरह से सैकराइड्स होते हैं, एक तरह से ये मान लो कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फ्री तभी होंगे जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगे, मतलब वहां से एनर्जी तभी मिलेगी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेंगे। उसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो फ्री कार्बन बचता है, एक्स्ट्रा कार्बन, उसको बाहर निकालने का काम करता है। अगर वो कार्बन नहीं निकलेगा तो हमारा शरीर चौक हो जाएगा और कुछ दिनों में डेथ, मतलब कुछ ही टाइम में डेथ भी हो सकती है। ये मान लो कि अगर वो बंद हो जाए तो हमारी कोशिकाएं सांस लेना बंद कर देंगी, और कोशिकाएं सांस लेना बंद कर देंगी तो कोशिका के अंदर जो एनर्जी की जो फॉर्मेशन है वो खत्म हो जाएगी। तो एनर्जी फॉर्मेशन बंद हो गई तो हमारे एक तरह से हमारा ये मान लो कि सब कुछ एनर्जी पे चलता है, एनर्जी खत्म तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म। तो आपको पता ही लग गया होगा कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर का काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम। एंजाइम भी प्रोटीन के भाग होते हैं। तो एंजाइम मैंने आपको बताया कि जब कोई भी बायो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को स्पीड बहुत कम होती है, तो उस स्पीड को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोटीन काम में लिए जाते हैं, ऑटोमेटिक बनते हैं वो और खत्म भी हो जाते हैं। तो वो उस रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं उनको। तो वो प्रोटीन क्या करते हैं, उस रिएक्शन की स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है इनका एंजाइम का। एंजाइम के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पहले, तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बात करते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की।
एलिमेंट्स। देखिए स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या होते हैं, हमारे शरीर में, हमारा शरीर बॉडी स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए जो प्रोटीन काम में लिए जाते हैं वो होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसमें देख खासकर प्रोटीन एज ए साइटोस्केलेटन, हमारे शरीर का जो एक तरह से कंकाल तंत्र है उसमें जो प्रोटीन काम में आते हैं वो उनको बोलते हैं साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स possess साइटोस्केलेटन which is responsible for maintaining cell shape and also mobility by means of cilia or flagella or amoeboid movement. Protein microfilaments remains spread in the cytoplasm and may be found associated with the membrane protein. Common example of this type of protein is spectrin proteins. तो जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे जो ढांचा होता है उसको बनाने का काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारी जो कोशिका होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने का काम भी ये प्रोटीन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मसल्स प्रोटीन। प्रोटीन्स, अभी मसल्स प्रोटीन क्या होते हैं, एक मसल से मतलब मांसपेशियां, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनको बनाने वाले जो प्रोटीन होती हैं उनको मसल्स प्रोटीन बोलते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पर जो मसल्स प्रोटीन होते हैं वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, हमारी बॉडी के जो सबसे बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, एक तरह से हमारे शरीर के सबसे बड़े जो अणु होते हैं वो हमारी मसल्स प्रोटीन होती है। आपने देखा होगा जो तंत्रिका तंत्र है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है, अब जब इतनी बड़ी बड़ी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ में जुड़कर पूरे शरीर का पूरा जाल बनती है तो इनकी लंबाइयां कई किलोमीटर में हो जाती हैं। ठीक है, हमारे शरीर की सभी मांसपेशियां एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई होती है, ये किसी से सेपरेट नहीं होती कभी भी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा जाल बन जाता है और ये एक तरह से ग्रुप होता है बहुत सारी प्रोटीन्स का। ठीक है, जिसकी वजह से मसल्स प्रोटीन सबसे बड़ा होता है, इनका मोलिकुलर वेट ये मान लो कि 20,000 होता है। 20,000 क्या यूनिट क्या होती है इसकी, तो एक तरह से मान लो जो मोलिकुलर वेट होता है वो, ठीक है, इतना बड़ा होता है। बाकी किसी का भी आम 100-200 से ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पर 20,000 हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर दो तरह के और बचे हुए हैं, उसके बाद में चैप्टर खत्म होता है। वायरल कोट प्रोटीन्स, वायरल कोट प्रोटीन्स, मैं इसको मिटाता हूं थोड़ा सा। देखिए वायरल कोट प्रोटीन क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी वायरल डिजीज जब एंटर करती है, खासकर वायरस डिजीज करते हैं, वायरल कोट प्रोटीन्स, जब हमारे शरीर के अंदर कोई वायरस या फिर कोई भी ऐसा जीव जो बीमारी उत्पन्न करता हो वो हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद में हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स का मतलब है वो उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे मारेगा, मारने की भी कोई ना कोई प्रोसेस होगी। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो वायरल कोट प्रोटीन्स होते हैं ये क्या करते हैं, उसके चारों तरफ जाकर जुड़ जाते हैं, मतलब उसको एक तरह से पैक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो तेजी से वर्क नहीं कर पाए। अब उसके बाद में उनसे वो जो प्रोटीन है उनसे ये कोशिश करता है कि उसके अंदर कैसा डीएनए है, कैसा आरएनए है, उसकी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करता है, और कोशिश करने के बाद में ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको रिस्पॉन्स करता है। तो इम्यून सिस्टम है वो फिर हमारे शरीर के लिए एंटीबॉडी प्रिपेयर करता है उस पर्टिकुलर वायरस के लिए। अब वो एंटीबॉडी जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसको मार डालते हैं। तो ये जनरली काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो स्यूडो वायरस बोलते हैं, एक तरह से वो अपना रूप बदलते रहते हैं बार बार, तो ये प्रोटीन उनको नहीं पहचान पाते और वो अपना मतलब अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इन प्रोटीन की संख्या कम पड़ जाती है, और जैसे इनकी संख्या कम पड़ी वो वायरस इनके ऊपर हावी हो जाते हैं और फिर हमारा शरीर बीमार हो जाता है। जैसे कोरोना वायरस के केस में यही हुआ है ना, कोरोना वायरस बड़ी तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाता है और ये जो वायरल कोट प्रोटीन है इनकी संख्या बहुत तेजी से कम पड़ने लगती है। तो ये जो वायरल कोट डिजीज है ये कई तरह के होते हैं, जैसे पॉलीहेड्रल है, मतलब बहुत सारी सतह होती है इसकी चारों तरफ से, या फिर पॉलीहेड्रल का मतलब जैसे फुटबॉल की आकृति है वैसे ना, या फिर हेलिकल वायरस भी होते हैं जिनके अनुसार हेलिकल प्रोटीन जुड़ते हैं। और नेक्स्ट है प्लाज्मा रिसेप्टर प्रोटीन्स।
रिसेप्टर प्रोटीन्स। देखिए ये प्रोटीन क्या काम करते हैं। सेल्स आर कैपेबल ऑफ रिसीव सिग्नल्स एंड रिस्पोंड टू देम टू प्रोसेस देम। मतलब हमारी जो कोशिकाएं होती है वो कुछ सूचनाओं को लेने में सक्षम होती है और उनको प्रोसेस करने के बाद में वापस इंफॉर्मेशन देने का काम भी करती हैं। तो यहाँ पर जो सूचना ग्रहण करने वाले जो प्रोटीन होते हैं उनको बोलते हैं रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है। दी सेल सिग्नल्स आर जनरली केमिकल इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल हार्मोन्स, neurotransmitters, growth factors, etc. in multicellular higher organism. These signals or chemical substances can show their effect locally or in distant body parts. तो जैसे आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। हमारे शरीर में एक ग्लैंड होती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। जब हमारे शरीर में जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जो हमारे जो HGH होते हैं, मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, उनको बढ़ाने वाले खाने जब हम ग्रहण करते हैं तो वो हार्मोन बड़ी तेजी से क्या होता है, रिलीज होता है। वो हार्मोन क्या करता है, जब बड़ी मात्रा में निकलता है तो वो जाकर हमारे जो शरीर का जो एक तरह से स्केलेटन सिस्टम है उसको जाकर सूचना देता है और फिर वहाँ से उसकी ग्रोथ शुरू होती है। और जैसे स्केलेटन सिस्टम ग्रोथ शुरू होती है हमारे बॉडी के साथ साथ में ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, जो हमारे स्केलेटन सिस्टम की जो कोशिकाएं हैं उनके पास में रिसेप्टर प्रोटीन्स मौजूद थे। हर एक कोशिका में रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं। ये क्या करते हैं, सूचना को ग्रहण करने का काम करते हैं और उनके अनुसार रिएक्ट करने का काम करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ में हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। थैंक यू।